तपन मेरा फोन नहीं उठा रहा है। उसे और थोड़ा टाइम दो, परेशान है वो, अभी सब कुछ नहीं भूला पाया वो। तपन ने तो पीना भी शुरू कर दिया है। जानता हूं, कल रात को जब देर से लौटा था तो मैंने ही दरवाजा खोला था। खाना गर्म कर दो बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे वेट करते करते सो गई 12 बजे। मैं खा गया। फिर पिया होगा, कुछ खाया नहीं होगा। चलो कुछ खा लो। नहीं खाना। तपन, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो कल से मैं भी चलूं तेरे साथ पीने? बिना टेंशन मत लो, उसे और थोड़ा टाइम दो। अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ उसका आरती के साथ। मेरा बेटा उस आरती के पीछे ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यही बात उसे खुद रियलाइज करने दो, तब जाके इस सबसे बाहर निकलेगा वो। क्या हाल है तपन? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है संजय। आरती शादी कर रही जीतू से, डेट फाइनल हो चुकी है, 7 नवंबर। मैंने तुझे कहा था कि उससे पूछ कर और मुझे बता। नहीं, तूने नहीं कहा था, लेकिन तुझे पता होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए जिस ब्रेकअप को लेकर पिछले 2 महीने से उदास घूम रहा है उससे आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शादी कर रही है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो खुशी खुशी। आगे से अगर मेरी मम्मी तुझे फोन करके मुझसे बात करने को कहे तो उनसे कहना मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। भाई तू कितना भी दुखियारा बन के घूम, आरती वापस नहीं आने वाली तेरी जिंदगी में। ठीक है संजय, लीव मी अलोन। शी इज गॉन। मुझे तेरी या किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, और तरस खाना बंद करो मुझ पर। कई सालों के रिलेशन में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ने एक आदमी को इस हद तक नाउम्मीद कर दिया था कि वो खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़ा। और अपनी भावनाओं के बवंडर और तकलीफ से भागने की चाह ने तपन को उतावलेपन और लापरवाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि लोगों का मिलना बिछड़ना, रिश्तों का बनना और बिगड़ना, ये सब संजोग है, सब नियति का खेल है जिस पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। पर शायद दर्द में जी रहे 28 वर्षीय तपन गर्ग के लिए अभी ये बात स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था। वो एक ऐसी अवस्था में था जिससे बहुत सारे नौजवान गुजरे होंगे और शायद आगे भी गुजरेंगे। भले ही रिश्ता खत्म हो चुका है, पर तपन के सर पर अपने आप को खत्म करने का जुनून सवार है। दरवाजा खोलो प्लीज। तपन, कोई चोट तो नहीं लगी ना तुझे? भाई साहब इधर। हेलो भाई साहब, एक से बढ़कर एक आइटम। आओ ना, मैं दिखाता हूँ। देखने का पैसा नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब, यहाँ आपके हिसाब की मिलेगी। भाई साहब यहाँ आओ ना। ओ साहब, आप कहाँ घूम रहे हो? आप जो ढूंढ रहे हो वो सिवाय मेरे किसी के पास नहीं। आइए मेरे। आरती नाम की मिलेगी। अरे आपके लिए आरती नाम रखवा देंगे, आप आओ तो सही मेरे साथ। देख, चुपचाप रहनी चाहिए, ना हंसनी चाहिए, ना कुछ बोलनी चाहिए। जो मैं करूँगा ना करूँगा। 100% मिलेगी। जो मन में आए सब करो, बस एक काम करना, मारपीट नहीं करने, वरना लफड़ा होगा। आइए साहब आइए। नीलिमा, इनको बिल्कुल हमारी लैला टाइप की चाहिए। हमारे खास आदमी है, अच्छा रेट लगा दो। देखिए साहब, लैला का 1 घंटे के लिए 800 रुपए है। आप उसे 2 घंटे के लिए लेके जाइए और मुझे 1200 रुपए दें। हाँ, अब 2 घंटे के लिए लैला आपकी। अपने साथ नहीं लाए होंगे ना, तो ये पहन ले। लीजिए सकती है। आइए, आपको लैला से मिलवाते हैं आपकी। चलिए। और 2 घंटे में 5 मिनट हो ना, तो मैं दरवाजे पे आवाज दूंगी।
इस वक्त इस कमरे में बैठा तपन गर्ग अपने अंदर की अशांति और निराशा के कारण एक अपराध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और आगे चलकर अनजाने में वो एक अपराध का हिस्सा भी बनने वाला था, या फिर संयोग उसका जीवन बदलने वाला था। हंसना बंद करो आरती, मैंने कहा हंसना बंद करो। आरती मुझे चिढ़ाना बंद करो, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। इधर देखो, इधर, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। रिजेक्ट जानते हो क्या होता है? मुझे तुझे टच भी नहीं करना, कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए मेरे अंदर। तुम आरती हो, आरती, तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रही हो, मुझे छोड़कर। ऐसे ही छोड़कर चली गई। क्यों क्यों छोड़ा मुझे? क्या कमी है मेरे अंदर? अभी 2 घंटे हुए नहीं है। तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन अभी 1 घंटा बाकी है। तो मैं क्या करूं? अगर आप ऐसे चले गए तो मैडम को लगेगा मैंने आपको खुश नहीं किया। कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं देंगी। हमारी मैडम को मैंने 2 घंटे के पैसे दे दिए हैं एडवांस, वो मैं वापस नहीं लूँगा। मैडम को लगेगा कि आप जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि मैंने आपको खुश नहीं किया। क्या कमी है मुझमें? ऐसे ही छोड़कर चल। बोलती है कि अब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना। तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता था उससे, लेकिन वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली। मैंने उससे पूछा भी, वाह, कोई रीजन तो बता दो। बोलती है थक गई है अब रिलेशनशिप, मुझसे थक गई है, थक गई है। साला इस लैला से सब कस्टमर नाखुश होकर जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने इसमें ऐसा कौन सा ताजमहल देख लिया? दोनों सड़ियल हैं, जैसा वो वैसी लैला। अब दोनों की जम गई। हमारी फैमिलीज को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। ना कोई कास्ट वास्ट, ना रिच पुअर, कुछ भी नहीं। बस वो थक गए।
अब मैं उसे पसंद नहीं। कुछ कमी दिखती है क्या मुझ में तुमको? हाँ, जीतू का नाम है आरती के वेडिंग कार्ड, उसमें कोई कमी नहीं। कमी मुझ में है। 3 साल से मेरा आरती के साथ सब कुछ था, और जीतू को तो 6 महीने से जानती है, लेकिन कमी मुझ में। आरती के वेडिंग कार्ड पर मेरा नाम होना चाहिए था, मालूम है? कितना दर्द होता है मुझे, तुम जानती हो। 1 हफ्ते से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको फील नहीं होता है क्या मेरे अंदर का दर्द? मेरे अंदर कोई कमी है, बता सकती हो मुझे? खाना मिलता है तुझे? बस खाना खाओ, पेट भरो, बस। और कोई फीलिंग्स नहीं है ना तुम्हारे अंदर, है ना? मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, सो नहीं पा रहा हूं चैन से, जी नहीं पा रहा हूं, रोज मरने की सोचता हूं, इसलिए चला आता हूं यहाँ नरक में। लेकिन तुमको तो बस खाना ही खाना है ना। मुझे मेरे घर वापस जाना है। और मुझे मेरे घर जाना ही नहीं है, मरना है। आरती मेरी जिंदगी थी, वो चली गई तो मेरी जिंदगी भी चली। मुझे मेरे घर वापस जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम मुझसे हेल्प मांगो? प्लीज। तो क्या नाम बताया था तुमने अपना? लैला, पर वो मेरा असली नाम नहीं है। ये लोग मुझे यहाँ इस नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम नफीसा कुरैशी है। हाँ, मेरा भाई मुराद मुझे ढूंढ रहा होगा। अम्मी को और भाई को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आगरा में हूँ। मुराद, तुम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हो उसके बारे में पता तो किया था, तुम्हारे सामने ही कॉल किया था, पर वो लोग ऐसे ही किसी को काम पर तो नहीं रखते। नफीसा कुरैशी? नो सर, इस नाम की कोई ज्वाइनिंग नहीं, और ना ही कोई बीना कुमारी नाम की एम्प्लॉय है हमारे यहाँ। आप बोल रहे हैं कि उसने नफीसा कुरैशी को हमारे यहाँ रिक्रूट किया था? 16 अगस्त की बात है शहनाज जी। नफीसा यहाँ अपने घर रांची से निकली थी। उसने अपने भाई मुराद और माँ बिल्किस को यही बताया था कि वो आपकी मुंबई वाले ऑफिस को ज्वाइन करने जा रही है। नफीसा इस बीना कुमारी से ही मिली और उसने कहा था कि बीना के जरिए ही उसे रिसेप्शन का जॉब मिला। आई एम सॉरी सर, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं होते हैं, उसके लिए अलग से HR डिपार्टमेंट है। शायद उस लड़की ने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा। मुराद, हमने नफीसा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इतना तो कंफर्म है कि उसने KNT फार्मा ज्वाइन तो नहीं किया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड से बीना कुमारी का पता चल सकता है। हमने उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए, देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। सर, नफीसा आपी ने KNT फार्मा ही बताया था। वो ऐसे झूठ बोलकर नहीं जाएंगे, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो कभी जाती ही नहीं। जॉब तो वो यहाँ पर भी कर ही रही थी। हम तो पता करेंगे मुराद, पर तुम भी पता करो कि नफीसा की लाइफ में कोई लड़का था क्या, कोई दोस्त या मोहल्ले का जिसके साथ वो भाग गई हो। मतलब मुंबई के बजाय तुम यहाँ आगरा आ गई, वो भी बिना मर्जी के? कौन लाया तुम्हें यहाँ? तुम्हें भी प्यार में धोखा मिला है क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया? मैं किसी के साथ भाग कर नहीं आई थी। बीना ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। प्लीज मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। मैं किसी तरह अपने घर अपनी अम्मी अपने भाई के पास पहुंच जाऊं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? नफीसा कुरैशी। और तुम्हारे भाई का? वो मुराद कुरैशी, छोटा है वो मुझसे। घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ से हो तुम? अरे साहब जल्दी दरवाजा खोलो, पुलिस की रेड पड़ी है। तपन साहब जल्दी दरवाजा खोलो। चलो जल्दी, चल जल्दी अपना सामान रखो। चल जल्दी। उधर से पुलिस आ रही है, पीछे चल जल्दी, चल चल मेरे साथ, चल जल्दी।
पराठा। और एक बनाओ या कुछ और खाएगा? बस। ये क्या है, ऐसे ही खा रहा है? आचार खा ले। अरे बस लिया है मैंने मम्मी, बस। चाय चढ़ाई है मैंने, पी के जाना। और सुन, खाना भी रेडी हो रहा है, टिफिन लेते जाना। बहुत दिनों के बाद तुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे देखा है ना, लगता है पूरे महीने का ब्रेकफास्ट तुझे एक ही साथ खिला देगी। आज आगे से फोन करके बुलाया तूने, वो भी इतना अर्जेंट? क्या बात है? पैचअप हो गया आरती से? बेटा शादी के कार्ड छप चुके हैं उसके। अरे यार तू चलना मेरे साथ, चाय की दुकान पे चल के बात करनी है तुझसे बहुत जरूरी। चलना प्लीज। क्या बोल रहा है तू? रेड बढ़ गई? तू धंधे वाले के साथ था? अबे तू क्या कह रहा है, तेरे को समझ में भी आ रहा है? तू साले पकड़ा जाता, जेल में सड़ रहा होता, और अंकल आंटी क्या सोचते, गधे। और वो आरती साले खुश होती, वो बोलती थी मेरे को पता है इसके बारे में सब कुछ, मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे। अरे आरती की फिक्र नहीं है कि वो क्या सोचती है, इस वक्त मुझे सिर्फ नफीसा की फिक्र है। नफीसा? अब नफीसा कौन है बे? इसने भी दिल तोड़ा गया तेरा? 1 हफ्ते पहले मिला उससे, जब रेड पड़ी थी तब उसी के साथ था। वो धंधे वाली? अरे धंधे वाली मत बोल यार, जबरदस्ती रखा गया उसे। मैं उससे सब पूछ ही रहा था, वो मुझे सब बताती, इससे पहले ही रेड पड़ गई वहाँ। सिर्फ इतना पता पड़ पाया है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम मुराद है। तो अब तो अपने साले को ढूंढेगा। अबे साले, नफीसा कुरैशी नाम सुनते ही अंकल आंटी बेहोश हो जाएंगे, और जब होश में आएंगे ना, तू बताएगा वो क्या करती है, फिर बेहोश हो जाएंगे वो। अरे मेरे बाप, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं तुझे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते से मैं उसी के साथ था, उसे अपना दुख बताया जा रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी, कुछ नहीं बोली। लेकिन जब बोली तो सिर्फ इतना बोली कि उसे जबरदस्ती रखा हुआ है। इससे पहले मुझे वो कुछ और बताती, वहां रेड पड़ गई। भाई अच्छा हुआ रेड पड़ गई, नहीं तो तेरे दुखियारेपन की डोज डबल हो जाती। बैठ यहाँ। देख मैं खुश हूं कि तू आरती के चक्कर से बाहर निकल गया, लेकिन वापस से किसी नफीसा के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद कर यार। अरे यार संजय, वो मुसीबत में है। तू सुनना, एक काम करना, तू वहां जा, जग्गू से मिल। जग्गू तुझे नीलिमा के अड्डे पे लेके जाएगा, उधर तुझे लैला के बारे में पूछना है। बोल कर भी नफीसा का नाम मत लेना प्लीज यार। मैं तो खिसक गया है क्या? मैं नहीं जाना वहां लैला लैला करने। अरे यार प्लीज यार संजय, वो मुसीबत में है यार, उसे हेल्प चाहिए यार, प्लीज यार। अबे तू मुसीबत में, तेरे को मदद चाहिए यार संजय यार। जा रहा हूं। मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया था, मुझे मेरे घर वापस जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अरे साहब क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब आप जो ढूंढ रहे हो ना, यहाँ भी बंद हो गया है, लेकिन दूसरी जगह चालू है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अरे टेंशन मत लो साहब, वो जगह ना बिल्कुल सेफ है, यहाँ का सारा आइटम मिलेगा वहाँ। तुम जग्गू को जानते हो? जग्गू? वो तो भाग गया साहब। बाकी आपको क्या चाहिए? लैला मिलेगी? लैला? अरे साहब एक से एक लैला मिलेगी, चलिए तो। अरे उसका नाम लैला है, नीलिमा के कोटे पे काम करती थी। वो सब भाग गई साहब, अब नहीं मिलेगी। बाकी एक से एक लैला है मेरे पास। अच्छा तुम्हारे पास जग्गू का दूसरा नंबर है क्या? क्या साहब, आपको सिर्फ जग्गू ही चाहिए क्या? वो अब कभी नहीं आएगा। अरे साहब हमारी लैला को एक बार ट्राई तो कीजिए, चलिए मेरे साथ। नहीं तुम जाओ। अरे नहीं मेरे को जान दो, तुम जाओ। अरे संजय, उसके साथ सच में जबरदस्ती की गई होगी। तुझे पता है, मैंने सुना है कि कैसे ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता है और फिर जबरदस्ती मार मार के वो लोग धंधा करवाते हैं। भाई बहुत सी लड़कियां करती हैं, नफीसा भी करती होगी। और एक सेकंड, तू अपना काम वाम छोड़ के उसको ढूंढने की इतनी सोच रहा ना? अरे संजय यार, मैं वहां पर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने गया था और मैं बस किसी को रिजेक्ट करना चाहता था यार, ताकि अपना गुस्सा बाहर निकाल सकूं। तुझे पता है पिछले 1 हफ्ते से मैं सिर्फ बोलता रहा और वो मुझे सुनती रही, और ये आरती के सदमे से भी ना मैं उसी की वजह से बाहर आया हूँ। अबे किससे मिलके आ रहा है? नफीसा से मिला है किसी साइकियाट्रिस्ट से? हाँ भाई तेरे को पता है पिछले 1 हफ्ते में पूरा बदल गया है। संजय यार वो तकलीफ में होगी यार, उसे ढूंढने में मेरी मदद करना। वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है वो। नहीं यार, छोड़ना, कहाँ लेके जा रहा है यार मेरे को? अरे तू चलना यार। यार देख तो सही, फिर से शुरू हो गया, चलना। देख नीलिमा का कोठा ना वहां पर आगे जाकर है, लास्ट में।
तू भी लास्ट टाइम सोच ले साले, किसी और को बचाने के चक्कर में हम लोग ना फंस जाएं। तू फालतू में यार। बचाने की बाद में सोचेंगे ना, तू चल, तो पहले देख तो सही कि वो है कि नहीं। चल भाई। अरे चलना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड पड़ी थी तो वो लोग भाग गए थे ना यहाँ से, तो कैसे मिलेगी वो तेरे को? ओ भाई साहब मिलेगी ना, भाई साहब जन्नत की सैर करो, चल वापस। अरे मजा आ जाएगा भाई साहब। नहीं यार, एक बार देख तो लीजिए। वो रहा नफीसा का कोटा, चलना। अरे भाई साहब आप जैसे अप टू डेट हो बिल्कुल वैसे ही मस्त। नहीं अरे भाई साहब इधर आ जाओ भाई साहब। चलना तू। अरे आइए साहब आइए। रुखसाना, गौरी, जल्दी बाहर आओ। आ रही लड़की आ रही। नीलिमा कहाँ है? यहाँ तो वो चलाती थी ना। पता नहीं, अब तो ये मैं चलाती हूँ। साहब पसंद कर लो इसमें से किसी को भी। लैला भी नहीं है। अरे साहब ये सब लैला ही है, बस इस नाम की यहाँ कोई नहीं। चलो कर लो पसंद। गौरी तू लैला को जानती है? कहाँ मिलेगी वो? कौन लैला साहब? वो थोड़े दिन पहले यही थी जब नीलिमा चलाती थी ना, तब। पता नहीं साहब, वो लोग कहीं चले गए हैं। लेकिन मैं तो लैला के लिए आया था यहाँ। अच्छा तू जग्गू को जानती है? वो यहाँ नीलिमा की लड़कियों के लिए ना कस्टमर लाता ना। नहीं साहब, ये जगह ना बहुत बड़ी है, हम तो कमरे में ही रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मालूम। हाँ लेकिन पिछली रेड के बाद ना बहुत लोग यहाँ से चले गए, शायद वो लोग भी चले गए होंगे। तो एक काम कर सकती है, तो मुझे नीलिमा और जग्गू का पता लगा दे, मैं तुझे अलग से पैसे दूँ। लैला से इश्क हो गया क्या? सुन, तू मुझे पता लगा दे, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ यार। देखो साहब, तुम भले इंसान दिख रहे हो, इसलिए मुफ्त की ना एक सलाह देती हूँ। इश्क का चक्कर तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है ना कि उस लड़की ने ना तुम्हें कोई जबरदस्ती वाली कहानी सुनाई। मत पड़ो इन चक्करों में साहब, ये लड़कियां ना टाइम पास करने के लिए आप जैसों को फंसाती है। दूर रहो इनसे। तू जानती है लैला का पता? नहीं, लेकिन जिस बेसब्री से आप ढूंढ रहे हो ना, इतना जानती हूँ कि उसकी मदद करना चाहते हो। तो कहाँ मिलेगी बता देना मुझे। मैं नहीं जानती साहब, मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। अब नहीं जाऊंगा वहां पर मैं, साले फंस जाता वहां पर। मैंने रुखसाने से नफीसा के बारे में पूछा, वो भड़क गई मेरे ऊपर। यार लेकिन संजय, नफीसा को तो ढूंढना होगा ना यार। आराम से बैठ। जी। रांची में जॉब करती हो? जी। शहर में देखा है तुम्हें कई बार। वो आते जाते देखा होगा आपने। क्या जॉब करती हो? जी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ ब्यूटी पार्लर में। अच्छा। गुड मॉर्निंग, गोल्डन कैप पार्लर। मैम मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जी मैम, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। मैं 12th क्लास तक पढ़ी हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़ी? वो फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, अब्बू गुजर गए। छोटा भाई है, उसे आगे पढ़ना था, वो फाइनल ईयर में है अभी। अम्मी है घर पर? हाँ है ना, हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। दीमापुर का एक स्कूल है ना, उसमें अम्मी काम करती है। अम्मी उठ जाओ। अम्मी चाय। क्या हुआ अम्मी, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, बस थोड़ा बुखार है। तो बताया क्यों नहीं? अभी आप ही बोलो ना अम्मी को कि 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अब छुट्टी लूंगी तो पैसे कटेंगे ना बेटा उसके। अम्मी ऐसी बातें क्यों करते हो आप? मुराद तू कॉलेज के बाद अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना। अभी मैं लेकर गया था, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने को बोला। हाँ तो? अभी मैं तो लेकर चला जाऊं, लेकिन अम्मी पैसे लगेंगे बोलकर मना कर देती हैं। ये ले मुराद, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बस 7,500 रुपए? जी अभी तो इतना ही है,
वैसे मैंने मैडम जी से कहा है थोड़ा सा कुछ बढ़ा दें। अरे 500,000 से और ज़्यादा क्या बढ़ाएंगी नफीसा? तुम पढ़ी लिखी हो, 12th पास हो और अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेती हो, क्यों इतने कम में काम करती हो? बीना जी मैंने ना कहीं देखा नहीं है, और लेकिन अगर कहीं अच्छा कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो मैं वहीं कर लूँगी। अरे रांची से बाहर ट्राई करो, जैसे मुंबई वगैरह। पता है तुम्हें, जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब तुम यहाँ कर रही हो ना, इस काम के लिए मुंबई में आराम से 25,000 से 35,000 मिल जाएंगे तुम्हें। 25 से 35,000? और नहीं तो क्या। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, एक्सपीरियंस हो और खूबसूरत भी हो, इतने तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाने चाहिए। रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर के पास भी गया था, बोला कि इलाज करवाओ और अम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला। ठीक है। अप्पी, मैं सोच रहा था कि कहीं जॉब कर लूं ताकि अम्मी काम छोड़ के आराम कर सके और इलाज भी आराम से हो जाए। नहीं नहीं मुराद, तू अपनी पढ़ाई देख। ट्रीटमेंट में पैसे लगते हैं अप्पी, आप अकेले नहीं कर पाओगी। क्या कर रही हो अप्पी? अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख रही थी। ट्राई कर लेती हूँ अगर बाहर की जॉब मिल जाए तो। बाहर कहाँ? मुंबई। मुंबई? बीना कुमारी नाम की एक लेडी मिली है, उन्होंने ही मंगवाए हैं सर्टिफिकेट्स में से। तुझे पता है, वो कह रही थी मुझे 25 से 35,000 की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अप्पी आप रहोगी कहाँ वहाँ? उसका इंतजाम भी बीना जी कर देंगी। माफ कीजिएगा बीना जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं। ये लो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। मुंबई में फार्मा कंपनी है, एनकेटी फार्मा। सच्ची बीना जी? हाँ, बस 35,000 नहीं दिलवा सकता, 30,000 तक सैलरी दिलवा देगा। 30,000? और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा? अरे नहीं बाबा, तुम्हारी फोटो और मार्कशीट से वैसे भी तुम्हारा काम हो गया। मेरा भाई सुरेश अगले हफ्ते रांची से मुंबई के लिए निकल रहा है। हफ्ते भर का टाइम है, सोच लो, हो सके तो तुम भी उसी के साथ निकल जाना। वो तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम कर देगा मुंबई में। अगले हफ्ते? नफीसा के इतनी दूर जाकर काम करने की बात से न मुराद खुश था न उसकी अम्मी बिल्किस। लेकिन नफीसा घर की बड़ी बेटी थी जो काम करके घर चला रही थी। उसने अपनी अम्मी और भाई मुराद को मना लिया। हफ्ते भर बाद नफीसा अपने परिवार और पुराने काम को छोड़कर रांची से मुंबई के लिए निकली। नफीसा सुरेश के साथ जाने के लिए निकली थी, जिसको बीना ने अपना छोटा भाई कहकर मिलवाया था। नफीसा, लाओ अपना फ़ोन। मैं तुम्हें नया फ़ोन और सिम कार्ड दे रहा हूँ। आज से तुम्हारे बिल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। लो। सुरेश भैया, हम आगरा क्यों आए हैं? बीना दीदी ने तो कहा था हम सीधा मुंबई जाएंगे। हाँ, प्लान तो सीधा मुंबई जाने का ही था, लेकिन क्या है ना, दिल्ली में हमारी कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग निकली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ आगरा में मीटिंग के लिए KNT फार्मा का मेरा एक दोस्त आया। वो यहाँ से तुम्हें दिल्ली और फ्लाइट से सीधा तुम्हें मुंबई पहुँचा देगा। आओ नफीसा, आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ नफीसा, अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, लंबा सफर है, आगे भी तो जाना है। जाओ जाओ। सुरेश भैया, मुंबई किसके साथ जाना है? ये जगह है, जग्गू कहते हैं, ये लेके जाएंगे तुम्हें एयरपोर्ट। जाओ जाओ जाओ। बैग दी। अरे ठीक है, चलो शर्मा मत, चलो आराम कर लो, खाना मंगाते हैं, आ जाओ। पापा,
अगर हमें किसी को ढूंढना हो जिसका हमें सिर्फ नाम पता हो, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? क्या? वो ना, मैं किसी को... देख बेटा, आरती जिससे शादी करने वाली उसे ढूंढ के अगर बता भी देगा तू उसे, तो भी आरती वापस नहीं आने वाली है। पापा, मैं आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका किस्सा खत्म हो गया। तू फिर किसे ढूंढ रहा है तू? क्या तू गधा है क्या? तू धंधे वाले के पास गया था? जरा सोच, ये बात अगर तेरी मम्मी को पता चली तो? पापा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए चला गया। पापा, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसको कैसे ढूंढूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, नफीसा कुरैशी। सोशल मीडिया पर चेक किया? फ्रेंड स्क्वायर वगैरह में देख, आजकल हर कोई होता है वहां पे। किसी भी यंगस्टर को ढूंढना हो तो सोशल मीडिया सही है। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। इतनी रात गए काम कर रहा है तू? गुड नाइट मम्मी। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुझे। तपन गर्ग फ्रेंड स्क्वायर पर हर उस प्रोफाइल को चेक कर रहा था जो नफीसा कुरैशी के नाम से थी, इस उम्मीद में कि वो जिस नफीसा को ढूंढ रहा है उसका प्रोफाइल उसे मिल जाए। यार संजय, अब तक 68 प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ और अभी भी बाकी है। मैंने तो उसके भाई मुराद कुरैशी को भी सर्च किया, उसके नाम की भी 38 प्रोफाइल्स हैं, लेकिन उसको कैसे ढूंढूं? उसको तो पहचानता भी नहीं हो यार। एक बात बता, ये फ्रेंड स्क्वायर पे तेरी वाली नफीसा मिल भी गई तो तू क्या कर लेगा? उसका स्टेटस अपडेट मिलेगा तेरे को कि मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, कोठा कहीं और है। अबे जबरदस्ती रखा गया ना उसे वहां पर, तो सेलफोन कहां से होगा उसके पास, और वो सोशल मीडिया कहां से चलाएगी? सोचना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचना भी मत बेटा, मिल भी गई ना तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और तपन को उस नफीसा कुरैशी की प्रोफाइल मिल गई जिससे वो कोठे पर मिला था। पापा, एक मिनट आओ ना, काम है। आओ ना। ये देखो, यही हो, लड़के के साथ फोटो है उसका। शायद यही मुराद होगा, उसका भाई। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट चेक कर, शायद मुराद उसमें ऐड होगा। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट में मुराद कुरैशी है। यही होगा मुराद, नफीसा का भाई। इसको मैसेज करना चाहिए। नफीसा को तो फंसाया गया है, मतलब मुराद को नहीं पता होगा। मैसेज तो करके देख, हो सकता है अपनी बहन को बचाने आ जाए। अम्मी, जा रहा हूँ, आते वक्त पुलिस स्टेशन से होते हुए आऊंगा। हाय मुराद, मेरा नाम तपन गर्ग है, मैं आगरा से हूँ। मुझे तुम्हारी बहन नफीसा के बारे में बात करनी है। मैं तुम्हारी बहन से यहाँ आगरा में एक कोठे पर मिला। मेरा नंबर है 4449831। नफीसा के बारे में तपन की खोज ने आखिरकार नफीसा के भाई के सामने उसका सच ला दिया था कि नफीसा के साथ क्या हुआ था और वो इस समय कहां थी। लेकिन इससे पहले कि मुराद तपन को कॉल करके उससे बात करता, तपन को एक दूसरा कॉल आने वाला था जो बहुत महत्वपूर्ण था और इस पूरे मामले को पलटकर इसका रुख बदल देने वाला था। हेलो, हाँ गौरी, तुमने फोन किया था? देख, पहले तो मेरे को बोल कि तू मेरे पास आएगा और मुझे 5,000 रुपए देगा। हाँ गौरी, दूंगा। पहले बताना जग्गू मिला कि नहीं? जग्गू और नीलिमा ने इसी बाजार में यहाँ से एक गली छोड़कर फिर से अपना डेरा जमाया है।
अच्छा सुन, वहां पर लैला है क्या? वो मेरे को नहीं पता। देख, मैंने अंदर जाके मालूम नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम पड़ा है कि इस बार ना वो लोग बहुत सी नई लड़कियां लेकर आए हैं। थैंक यू यार गौरी, मैं ना तुझे वहां आके तेरे सारे पैसे दे जाऊंगा। थैंक यू। मुराद ने तुरंत तपन से बात की और आगरा के लिए निकल गया। आगरा में तपन ने मुराद को रिसीव किया और तपन मुराद को उस जगह ले गया जहां नफीसा थी, ताकि मुराद पहचान कर सके कि वो लड़की लैला मुराद की बहन नफीसा कुरैशी है। यहाँ आगे से राइट और फिर से राइट, लेकिन ध्यान रखना इन लोगों ने नाम बदल दिया उसका, लैला बुलाते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। जाओ जाओ जाओ। आगे से राइट और फिर से राइट, नीलिमा का कोठा। अरे आइए आइए साहब, आइए। अरे नेहा, काजल, सब जन आ जाओ बाहर। देख लो इनमें से कौन चाहिए। मैं लैला के लिए आया हूँ। लैला? पहले भी आए हो क्या? नाम कैसे जानते हो? वो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। कौन दोस्त? तपन नाम है उसका, तपनगर। अच्छा अच्छा, तपन। कहाँ है वो? उन्हें पता है हम वापस आए हैं? वो आए नहीं? आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले मुझे लैला चाहिए। लैला का भाव अभी बढ़ गया है। 1 घंटे का 1000 लेगी और 2 घंटे के लिए ले जाओगे तो 1500 दे देना। चलेगा। कैसे हैं? अभी आप यहाँ कैसे? वो मेरी अपनी नफीसा ही है। मुराद 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 मुराद, रो मत। तू वीक नहीं पड़ सकता यार, हमें नफीसा को छुड़ाना है। तो हम पुलिस के पास चलते हैं ना? नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं किसी ऐसे के पास जाना होगा जो पुलिस को बताए कि क्या करना है। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं मुराद। ये जानने के बावजूद भी कि नफीसा वेश्यावृत्ति में फंसी है और अब वो कहाँ है, आइए सर। नफीसा को उस जगह से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। पुलिस को इन्वॉल्व करें पापा? नहीं, ये सारी चीजें पुलिस के नाक के नीचे ही तो होती रहती। पुलिस पर सीधे भरोसा करना ठीक नहीं। ये महिला आयोग का एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, उनकी हेल्प ले लेना। मैम, मैंने बीना कुमारी का बस नाम ही सुना, नफीसा अब भी उनके बारे में जानती है। मैम, बहुत मुश्किल से नफीसा के बारे में पता चला है और मुराद ने खुद कंफर्म किया है कि वो उसकी बहन है। मैं आपको फ्रेंड स्क्वायर पर नफीसा की फोटो और बाकी डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ। तुमने रांची में पुलिस कंप्लेन किया था ना, वहाँ की कंप्लेन कॉपी है? नहीं मैम, लेकिन पुलिस को ये केस याद है, मैं फॉलो अप लेता रहता हूँ। रजनी, पुलिस स्टेशन फोन करके पूछो क्या प्रोग्रेस है। मैम, नफीसा को तुरंत रेस्क्यू करवा सकती हैं क्या? वो वहाँ 1 महीने से फंसी हुई है। यू डोंट वरी, हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले पुलिस से बात करनी होगी, और आई थिंक किसी और ज्यूरिडिक्शन पुलिस के साथ।
तपन। जी सर। तुम इस जगह और नीलिमा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए सबसे आगे तुम जाओगे कस्टमर बनकर, और तुम्हारे पीछे देवेन और सुभाष ये भी पहुंचेंगे, और इसके ठीक 15 मिनट बाद हम लोग रेड करेंगे। सर मैं भी जाऊंगा। मुराद, अगर तुम्हारी बहन वहाँ है तो हम किसी भी कीमत पे उसे लेके आएंगे, भरोसा रखो हम, और यहीं रुको। तपन साहब कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है जग्गू? मैं बिल्कुल अच्छा है। अरे तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? अरे छोड़िए वो सब, अब वापस आ गए हैं ना। मैं भी वापस आ गया हूँ। आपको कैसे मालूम चला कि हम लोग वापस आ गए? वो रेड के बाद 2-3 बार आया था मैं, लेकिन तुम लोग मुझे मिले ही नहीं। फिर कल देखा मैंने तो देसी मार्केट में। अच्छा, अभी आपको मालूम है नीलिमा कहाँ बैठती है? नहीं, किधर? आइए आपको मिलाते हैं, आइए। नीलिमा देख कौन आया है। आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो। कल आपका कोई दोस्त आया था। हाँ, वो मैंने भेजा था उसे। देखिए, लैला का रेट बढ़ गया है, लेकिन आपके लिए वही रेट रहेगा। 1200। सब ठीक है नफीसा, पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाली है, और मुराद भी हमारे साथ है। क्या नाम बताया उसने? कौन दोस्त आया था? नाम तो नहीं बताया उसने, कहा कि तपन का दोस्त है, लैला चाहिए। लेकिन मुझसे तपन कह रहा था कि उसको हमारे नए डेरे के बारे में मालूम नहीं, फिर दोस्त को कैसे भेजा? कुछ गड़बड़ है क्या? लगता तो ऐसा ही है। मिलेगी क्या? हाँ हाँ आइए, मिलेगी ना। हाँ तपन। सर नफीसा यही है। ठीक है, देवेन और सुभाष पहुंच गए, और हम भी बस पहुंच ही रहे हैं। 5 मिनट नफीसा, 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर होगी, तो 5 मिनट में हमेशा के लिए यहाँ से बाहर होगी। अरे तपन साहब, 1 मिनट दरवाजा खोलिए। तुम रुको, मैं देखता हूँ। बैठो बैठो। क्या हुआ नीलिमा जी, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। क्या चल रहा है? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हो? इसके साथ कुछ करते भी हो या ऐसे ही पैसे दे रहे हो? इसके साथ मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है? पैसे तो दे रहा हूँ ना तुम्हें। तेवर बदल गए तपन साहब, लैला नहीं मिलेगी। अपने पैसे वापस लो और निकलो यहाँ से। लैला चल निकल। अरे क्या कर रहे हो यार? लैला चल निकल। क्या कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ, मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है। ऐसे नहीं कर सकते हो आप लोग। पैसे नहीं है मैंने आप लोगों को। क्या कर रहे हो? पैसे दिए ना मैंने। अरे चाहिए। ये क्या हो रहा है साहब? रेड है नीलिमा, रेड। अब बाहर बुला सबको, चल। सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो थाने मैंने पैसे पहुंचा दिए हैं, आप पता कर लीजिए वहां पे ना। ज्यादा बोलेगा ना यही ठोक दूंगा। चल नफीसा चलो चलो। बाकी लड़कियां कहाँ हैं? और कहाँ छुपा के रखा उन्हें? इतनी है साहब, और सब मर्जी से है। ये नफीसा जिसे तू लैला बोलती है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे? हाँ, वो मर्जी से, पूछो इसे। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे सुरेश और बीना ने यहाँ जबरदस्ती भेजा था। बोल, कौन है बीना और सुरेश? मुझे नहीं मालूम कौन है वो लोग। जल्दी बोल, वरना तेरे सारे दांत यही तोड़ दूंगी। बीना को मैं नहीं जानती, और सुरेश तो दलाल है। 40,000 दिए मैंने इसके। पूरे 40,000 है, गिनना हो तो गिन लो। चलता हूँ। अरे छोड़ो ना। बोल सुरेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। आप वो दूसरे वाले साहब से पूछे ना, उनसे पूछकर ही हमने ये फिर से चालू किया। लेकिन चलो सर। अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए। साहब नफीसा कुरैशी ने महिला आयोग में अपना बयान दर्ज करवाया। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नफीसा को उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। नीलिमा के साथ कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस उस सुरेश तक नहीं पहुंच पाई जो नफीसा को आगरा लाया था। ना ही पुलिस को बीना कुमारी के बारे में कुछ पता चला जिसने नफीसा कुरैशी की तस्करी की थी।
मुराद, ये कैब तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। दोपहर में तुम दोनों की फ्लाइट है और शाम तक तुम दोनों रांची पहुंच जाओगे। थैंक यू तपन, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया हम उसे कभी भुला नहीं पाए। मुराद, अब ये सब सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने घर जाओ और एक बार इन्फॉर्म कर देना जब घर पहुंच जाओ तो। आओ। थैंक यू तपन। मैंने तुमसे पहले भी कई लोगों से मदद मांगी थी, बहुत मिन्नतें भी की थी मैंने, मुराद का नंबर तक दे दिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नफीसा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने घर जा रही हो। अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अब अपने घर जाओ, लेकिन मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना एक बार पहुंच जाओ तो, ओके? नफीसा उस नर्क की दुनिया से बाहर अपने घर वापस आ गई। तपन गर्ग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है, दर्द, उदासी और अशांति से भरी जिंदगी से बहुत दूर। तुझे तो बताना भूलिया मैं, नफीसा सही सलामत घर पहुंच गई अपनी। हीरो निकला था। आरती ने छोड़ के गलती कर दी था। वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तेरे को आरती को भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसको देना चाहिए। अगर बीना, सुरेश, नीलिमा और जग्गू जैसे शैतान इंसानी रूप में हमारे इर्द गिर्द हैं जो लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर अपना पेट भरते हैं, तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये जो अच्छे लोग हैं ये सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन आमतौर पर किसी को भी तकलीफ में देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा तपन जैसे भले लोग हैं। और ये सिर्फ मान्यता या कोई कहावत नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मासूम लड़कियों को अच्छे काम और आमदनी के सपने दिखाकर बेवकूफ बनाकर शहर लाया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। और इस जाल में फंसने से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अपनी इंसानियत और विनम्रता को इतना दृढ़ करें कि बुरी ताकतों का विनाश निश्चित हो। ऐसी बुराई जो ताकतवर लोगों के संरक्षण और उनकी सहायता से पनपती है, उसे सिर्फ एक आम इंसान की अच्छाई से ही कुचला जा सकता है। जबरन गुलामी के कई केसेस में हमने देखा है कि एक सामान्य व्यक्ति की अच्छाई और उसके दृढ़ इरादों ने ही गुलामी में फंसे हुए लोगों को बचाया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। बोलो श्रुति, बात करो। श्रुति, तुम्हें अकेले में बात करनी है? श्रुति, मुझे तुम्हारे जनरल फिजिशियन ने रेफर करा है। उसके हिसाब से जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ये किसी फिजिकल रीजन की वजह से नहीं है और इसका इलाज है। श्रुति, तुम्हारे डॉक्टर के हिसाब से तुम्हें तुम्हारे सपने में कोई इंसान नजर आता है जो दरवाजे पे खड़ा हो। तुम्हारे हस्बैंड ने भी यही बताया कि तुम अक्सर नींद में उठ जाती हो चिल्लाते हुए उस आदमी की वजह से जो दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, और ये रियल में है। हाँ हाँ, वो रियल है, वो सच में है, वो सच में है। वो कौन है वो श्रुति? कैसा दिखता है? अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी?
मीटर रीडिंग, गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। अच्छा आइए। लता पाल को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। जाहिर है कि लता पाल को भनक तक नहीं थी कि वो किसके लिए घर का दरवाजा खोल रही है। लता देखो, तुमने आज भी दरवाजा। लता! लता क्या हुआ तुम्हें? लता, लता उठो ना। लता कुछ बोलो ना। लता क्या हुआ तुम्हें? लता। सर दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मैं रोज की तरह शाम को 5:45 घर वापस आया था। जयशंकर, घर के दरवाजे पर जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं। क्या आज कोई आपके घर आने वाला था जिसके लिए आपकी पत्नी लता ने खुद दरवाजा खोला हो? नहीं सर, मुझे नहीं पता अगर कोई आने भी वाला था। लेकिन सर अगर कोई आया भी होगा तो वो लता के साथ ऐसा क्यों करेगा? आज आपकी पत्नी लता के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी? सुबह जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, ये 9 या 9:30 बजे के आसपास। सर कबर्ड को तो छुआ तक नहीं गया है। लता के सोने के कंगन और कानों के झुमके ज्यों के त्यों रखे हुए, तो चोरी का इरादा तो मालूम नहीं होता। किसी जान पहचान वाले का काम है ये। पर कौन जान पहचान वाला? कौन आने वाला था? किसने किया ऐसा? जयशंकर इधर आइए। यहाँ पहले कुछ सामान रखा हुआ था जिसे हटाया गया। सर ये देख रहे हैं निशान? सर हो सकता है विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ हो। हाँ जगन, हम यहाँ एक अजीब और गरीब क्राइम सीन पर हैं। तुम्हारे यहाँ क्या सीन है? सर मेरा क्राइम सीन भी कुछ कम अजीब नहीं है सर। सर विक्टिम 30 साल की महिला है और इसका गला घोट कर मारा गया है। घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। व्हाट? चेन से गला घोटा गया है? हाँ सर। यहाँ भी यही हाल है जगन। क्या? सर वहां से कुछ गायब हुआ है क्या? हाँ एक फूलदान गायब है। क्यों? वहां से भी कुछ गायब है? सर एक मोर सजावट की आइटम है सर, वो गायब है। ये जगह खाली लग रही है। यहाँ पर कुछ था क्या? हाँ सर, यहाँ पे मोर था। जगन इसके लिए तुम्हें कॉल कितने बजे आया था? 5:15 बजे के आसपास आया था सर। विक्टिम के हस्बैंड ने ही कॉल किया था। राम यादव नाम है उसका। सर वो यहाँ पर एक बाइक स्टोर में मैनेजर का काम करता है। वो और उसकी वाइफ आज शाम को मूवी देखने जाने वाले थे, इसलिए वो घर जल्दी आया था। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? विमला, 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 विमला नहीं, विमला, विमला उठो, मुझसे बात करो। विमला क्या हो गया तुम्हें? सर इस घर से फूलदान और उस घर से सजावट का मोर, सजावट की चीजें ले जा रहा है कातिल। किसी किस्म का सनकी मालूम होता है। पुलिस के लिए 5 जून की उस रात की सुबह नहीं थी। लता पाल और विमला यादव की भयंकर हत्याओं की खबर सारे गाजियाबाद शहर को खौफ की जंजीरों में जकड़ने वाली थी। एक अनजान सनकी कातिल खुला घूम रहा था। ये दोनों मर्डर साधारण नहीं थे। ना तो यह हत्याओं की शुरुआत थी और ना ही अंत।
और पुलिस के जो सामने था वो काफी कुछ कह तो रहा था, पर हकीकत की दिल्ली अभी बहुत ज्यादा दूर थी। दोनों केसेस की मोडस ऑपरेंडी सेम रही है प्रशांत। ये लता पाल चेन से गला घोटा गया, ये विमला यादव इसका भी गला चेन से घोटा गया। दोनों औरतों की हत्याओं के बाद लाश के साथ संभोग हुआ है, पर सीमेन के ट्रेसेस नहीं। लाशों के साथ संभोग, शुमिन नेक्रोफिलिया। हाँ, नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया लाशों के प्रति लैंगिक रूप से आकर्षित होना, उनके साथ सेक्स करने के अवसर ढूंढना या उन्हें तैयार करना कत्ल के जरिए, ये एक मानसिक विकृति है। पर सेमेन के ट्रेसेस कैसे नहीं मिले? ऐसी मानसिक विकृति का आदमी इतना सतर्क होगा कि वो कॉन्डोम यूज करे? प्रशांत, मानसिक रोगी हमें हर कदम पर सरप्राइज देते हैं। खूनी ने एक घर से फूलदान और एक घर से पीकॉक वाला डेकोरेशन चुराया, ये उसके लिए ट्रॉफीज हैं। आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, मुझे लगता है ये उसका पहला जुर्म नहीं है। सर, लता पाल पति जयशंकर पाल 5 साल पहले शादी हुई, चंदन नगर में रहते थे। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। पत्नी हाउसवाइफ थी, ज्यादातर दिन में घर पर ही रहती थी और पति बैंक में क्लर्क था। सर, विमला यादव पति रामकुमार यादव रुद्र विहार के रहने वाले, 8 महीने पहले शादी हुई। विमला यादव हाउसवाइफ थी और रामकुमार यादव बाइक स्टोर में मैनेजर है। इन लोगों की शादी में भी कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक बात और गौर करने वाली है, इन दोनों औरतों पर जब हमला हुआ, ये दोनों औरतें अपने अपने घर पर अकेली थी अपने पतियों के काम पर जाने के बाद। जी सर। ये चंदन नगर पूर्व गाजियाबाद और रुद्र विहार है यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर। सर, लता और विमला के मर्डर में एक चीज और कॉमन है। क्या? सर, दोनों के मोहल्ले में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं। आसपास की दुकानों पर भी नहीं? नहीं सर, कहीं भी नहीं। कातिल ने पूरी रेकी की होगी, एम इन दोनों औरतों को अपना निशाना नहीं बनाया। वो भी एक ही दिन में, एक के बाद एक। ज्यादा समय नहीं है दोनों हमलों के बीच। हमले एक ही वक्त तो नहीं हो सकते, फिर भी कितना अंतर होगा दोनों हमलों के बीच डॉक्टर? 1 घंटा, मैक्सिमम 2। सर, मुझे रामकुमार यादव का फोन आया था शाम को 5:15 बजे रुद्रा विहार से, और जयशंकर का कॉल आया था चंदन नगर से 6 बजे। सर, विमला के पति रामकुमार ने बताया कि वो विमला के साथ 6 बजे फिल्म देखने जाने वाला था, इसलिए वो 5 बजे घर पर आया। उसके बाद उसने मर्डर रिपोर्ट किया। और सर, लता का हस्बैंड रोज की तरह 5:45 बजे घर आया था। नेक्रोफिलिया के अपने सारे पुराने केस खंगालो, सभी खबरियों को काम पे लगा दो। ठीक है सर। अच्छा सर, इन 2 मर्डर्स की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है। शाम तक पूरे शहर में खलबली मच जाएगी। इससे पहले कि ये आदमी किसी तीसरी औरत को अपना शिकार बनाए, हमें इसे धरना होगा। अपर्णा। हाँ। अरे वो इस्त्री वाले से कहो ठीक से आयन करे, और अगर उसे नहीं जम रहा है तो तुम क्या करो? अब क्या हुआ? ये स्लीव देखो, देखो इस्त्री है। मायांक, ठीक ही तो है। अपर्णा, तुम जानती हो मुझे सिलवटें पसंद नहीं है। अच्छा बाबा, मैं इस्त्री वाले से बोल दूंगी, ओके? पुलिस के पास मुजरिम के हुलिये की कोई डिटेल नहीं। पुराने केसेस की फाइल्स खंगाली गईं ताकि इस केस पर कोई लीड मिले जिसने पूरे शहर को आतंकित कर दिया था। चेन वाला हत्यारा, ये कौन है, कहां से आता है, किसी को नहीं पता। इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दरवाजा खोलने से पहले ध्यान रखें, पहले देख ले कौन है। किसी भी सूरत में बिना देखे दरवाजा ना खोलें। एक चेन लेकर घूम रहा है ये सरफिरा। चेन किस तरह की है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो 2 महिलाओं को दरिंदा मार चुका है, उन दोनों के गलों पर चेन के निशान पाए गए हैं। ये आदमी किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। पुलिस के पास अभी तक इस वैशी साइको किलर की स्केच तक नहीं है। इस मानसिक रूप से बीमार आदमी को पकड़ने के लिए पूरी गाजियाबाद पुलिस काम कर रही है, पर पुलिस ने पब्लिक को हमारे चैनल के माध्यम से संदेशा दिया है कि हर नागरिक को चौकन्ना रहना होगा। ये हत्यारा पब्लिक में घूम रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अगर बेल या दस्तक के बाद कोई अजनबी दिखे बाहर
हल्का सा भी शक हो तो दरवाजा बिल्कुल ना खोलें। अरे सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोपहर को अगर कोई बेल बजाए या खटखटाए दरवाजा मत खोलना। क्यों, क्या हुआ? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। एक सरफिरा खूनी घूम रहा है शहर में। ये शाहीन को बोल देना कहीं उतावली होके दरवाजा ना खोले, समझे ना? इतना भी क्या घबरा रहे हो आप? अरे क्योंकि अखबारों में, टीवी पर हर जगह आगाह किया जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अंदर से ताला लगा कर रखूंगी। अभी आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। मैं टिफिन लेके आती हूँ। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। क्या भाभी जान है क्या? कोई माल बाल पुराना नया? ये सीरियल किलर कोई भी हो सकता है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहा हो। ये उनमें से भी कोई हो सकता है जो आपके घर के दरवाजे पर सालों से दस्तक देते आया हो और आपको अपना निशाना बनाए बैठा हो। ये लीजिए आपका टिफिन। बोतल, रद्दी, प्लास्टिक की। तू अंदर जा, दरवाजा बंद कर ले जा। कबाड़ी वाला। जाना। हाँ मैं जा रही हूँ, आप आराम से जाइए। कबाड़ी वाला। लता पाल और विमला यादव दोनों विक्टिम्स मध्य वर्ग की जवान औरतें थी और हमले के वक्त घर पर अकेली थी। रमन राघव, साइनेड मोहन और कुछ साल पहले स्टोनमैन, ये सारे सीरियल किलर सड़कों पे अज्ञात लोगों को निशाना बनाते। गहलोत जी, ये किलर अज्ञात लोगों को निशाना नहीं बनाता। मैं वही कह रहा हूँ प्रशांत, इन दोनों औरतों की लाशें घर के अंदर दरवाजे से कुछ दूरी पे पड़ी मिली। है राइट? राइट। इसका मतलब इन दोनों औरतों ने खूनी के लिए खुद दरवाजा खोला, उसे अंदर आने दिया। शायद वो आगे आगे चल रही होगी और वो पीछे पीछे उसने चेन निकाली और उसके गले में कस दी। हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि ये दोनों अटैक एक ही आदमी ने किए होंगे, सीरियल किलर। और ये सीरियल किलर एक नेक्रोफिलिक है। क्या लगता है आपको, क्या उम्र होगी इसकी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? ये किसी किस्म का मजदूर या कारीगर हो सकता है जिसे हम आसानी से घर के अंदर आने देते हैं। लेकिन इन दोनों विक्टिम्स ने उस दिन किसी टेक्नीशियन को अपने घर नहीं बुलाया था। मैं मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह। इसे अभी के लिए एक्स बुलाते हैं। एक ही दिन में तकरीबन 2 घंटे के अंदर इसने 2 औरतों का मर्डर किया, लता और विमला, और उनकी लाशों के साथ रेप किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने ये काम पहली बार नहीं किया, इसने ये काम कई बार किया है। ये तजुर्बाकार है। हम पिछले सारे नेक्रोफीलिया के केसेस स्टडी कर रहे हैं। आपका कातिल पाइप्ड गैस या इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग के बहाने आया होगा। गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। लता पाल और विमला यादव के गैस और इलेक्ट्रिक के मीटर घर के अंदर, और इन औरतों ने उसे आसानी से अंदर आने दिया। अच्छा आइए। ये थ्योरी हो सकती है। आपका ये कातिल गैस या इलेक्ट्रिसिटी टेक्नीशियन के रूप में आया होगा या इन दोनों डिपार्टमेंट में काम करता होगा। घास के बोरे में सुई है गहलोत जी। आपके पास उस आदमी का हुलिया नहीं, और जिन लोगों ने उसे देखा था वो दोनों औरतें मर चुकी। अगर आपको कोई सुई तक पहुंचा सकता है तो वो है इस सुई का अतीत। सर, एक डॉक्टर अंजलि पाठक है, साइकियाट्रिस्ट हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करती, आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती हैं। अतीत ने अपना फन फैलाया। ये हत्यारा, ये सीरियल किलर वाकई में नेक्रोफीलिया का मरीज था जिसने पहले भी औरतों को शिकार बनाया था। पर क्या उसके हमले में कोई ऐसी औरत भी थी जो बच निकली थी? क्या वो इस दरिंदे को बेनकाब कर पाती? क्या इस हाई प्रेशर केस में पुलिस को कोई ठोस सुराग मिलता? डॉक्टर पाठक, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे बोल रहा हूँ। जी मैंने अभी ये विमला यादव और लता पाल के मर्डर्स के बारे में पढ़ा। डॉक्टर पाठक, क्या ये किसी आपके पेशेंट का काम है? जी नहीं, लेकिन मेरी एक पेशेंट है। तो क्या आपकी इस पेशेंट पे भी इस तरह का हमला हुआ है? डॉक्टर अंजलि गहलोत है। आई एम श्योर कि आपके पेशेंट के केस में और इन दोनों केसेस में आपको कोई समानता दिखी होगी। नहीं, मेरी पेशेंट अभी शॉक में है और वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है। लेकिन मेरी पेशेंट के हस्बैंड से बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि जब मेरी पेशेंट करीब 1 महीना पहले घर पे अकेली थी तो किसी ने उनकी डोरबेल बजाई। जब वो दरवाज़ा खोलने गई तो उस इंसान ने उस पर अटैक कर दिया। डॉक्टर पाठक, हम आपकी इस पेशेंट से बात करना चाहते हैं।
फोन नहीं उठा रही। कौन है? पोस्टमैन। हाँ तो चिट्ठी डालो और जाओ। अरे रजिस्टर चिट्ठी है मैडम, साइन करना पड़ेगा। कहाँ से है लेटर? मुंबई से है मैडम, श्रुति कश्यप के लिए। आप जाइए, मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस से ले लेंगे। ऐसा भी क्या मैडम, आप अपना भी, मेरा भी और अपने हस्बैंड का भी टाइम खराब कर रही हैं। आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए लेटर। श्रुति प्लीज दरवाजा खोलिए। श्रुति, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे। देखिए, हमें आपकी डॉक्टर अंजलि पाठक ने भेजा है। हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। श्रुति, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिथिला लोहिया। दरवाजा खोलो श्रुति। श्रुति, आप बिल्कुल भी डरिए मत, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हमें आपसे बात करनी है बस। तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को फोन करके बुला लो। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? डॉक्टर अंजलि की सलाह के बाद हम करने वाले थे। तुमने हमलावर का चेहरा ठीक से देखा था? जी। तो बताइए कैसा दिखता है वो, उम्र क्या होगी उसकी? सर लगभग 1 महीने पहले 16 मई का दिन था। जी, गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। आइए। पहली नज़र में ही मुझे कुछ अजीब लगा था उसके बारे में, इसलिए मैंने मरने की एक्टिंग की। फिर उसने तुम्हारे साथ श्रुति, श्रुति क्या हुआ तुझे? जान से मारने की कोशिश। पड़ोसी उसे पकड़ नहीं पाया सर, वो भाग चुका था। श्रुति, वो चेन कैसी थी, तुम्हें कुछ याद है? सर मैं ठीक से देख तो नहीं पाई, पर इतना पक्का है स्टील या एल्युमिनियम की थी। आंखें भी खुली है और कान भी खुले हैं। उसे क्या होता है रे? मैं सनकी हूँ, चेन लेकर घूम रहा हूँ, ऐसा किसी की शकल पे लिखा होता है क्या? तेरी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर पुलिस वालों को कोई ना कोई सुराग तो चाहिए। अब देख, तू तो हर जगह घूमता है, चंदन नगर से लेकर रुद्र विहार तक। थोड़ा ध्यान देगा ना तो पता चलेगा। देख कौन से मोहल्ले में कौन अजीब हरकतें कर रहा है। देख मुझे, जो करना है जल्दी कर, एक और लाश नहीं मिलनी चाहिए। तेरा टिप ना 50% बढ़ा के दूंगा पक्का। था कि हम करें तो क्या करें। श्रुति बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि साइकाट्रिस्ट से मिल लो। देखो श्रुति, तुम्हें अब डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम सब हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तुम बस हिम्मत करके उस आदमी का चेहरा याद करो। देखो श्रुति, वो आदमी पहले ही 2 औरतों को मार चुका है। हम नहीं चाहते कि किसी तीसरी को भी वो शिकार बने। जब उसने तुम पर हमला किया, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत सूझबूझ से काम लिया। अब तुम एक बार श्रुति, मुझे लगता है तुम उस आदमी को जानते हो। वो कोई बुरा आदमी नहीं है, तुम उसे जानती हो, इसलिए तुम इतना घबराई हुई हो, है ना? देखो श्रुति, अगर तुम उसको जानती हो, उसे पहचानती हो, तो प्लीज बताओ। हम श्योर नहीं है, हम सिर्फ शक है। हमें उसे किसी भी हालत में रोकना है, इसलिए आप दोनों जो भी जानते हैं प्लीज बताइए। सर मुझे नहीं लगता वो आदमी बुजुर्ग था। मुझे लगता है वो बुजुर्ग होने का ढोंग कर रहा था। मुझे लगता है उसके वो बाल असली नहीं थे। सर मुझे लगा वो मेरे लिए ही आया था। कौन आया था, उसका नाम बताओ। मयांक। कॉलेज में इसका सीनियर था, दिल्ली में।
ये स्लीव देखो, इस्त्री है? उसका नाम मयंक शर्मा है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो मुझे स्टॉक करता था और मेरी पिक्चर्स लेता था, तो मैंने तुरंत कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी थी। ये सब क्या है मयंक? मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, हमेशा देखता रहता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मयंक। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। पहली बार क्यों हुआ? क्यों किया ऐसा? श्रुति, देखो देखो, मैं चिल्लाऊंगी। अरे मुझे तुमको सॉरी बोलना था। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, जस्ट गेट लॉस्ट। श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। श्रुति, आई लव यू। मेरी बात तो सुनो तुम। अरे मैं स्टॉकर नहीं हूँ। आई लव यू श्रुति। इस बार जब मैंने कॉलेज में कंप्लेन की तो मयंक को कॉलेज से निकाल दिया गया। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो मुझसे बदला लेगा, लौटेगा कभी, लेकिन कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आया। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में घुसकर जिस आदमी ने तुम पर अटैक किया वो वही है जो तुम्हें स्टॉक करता था, तुम्हारे कॉलेज का मयंक शर्मा? जी। तुम कॉलेज से 2012 में ग्रेजुएट हुई, अब तुम 28 की और वो 31-32 का। देखिए सर, इसे सिर्फ शक है कि वो मयंक था। शक का कोई खास कारण श्रुति? वो कॉलेज में ड्रामा क्लास में था, मयंक एक्टिंग करता था। You call me a dog even before you had a cause? But since I'm a dog now, be aware of my fangs. The pound of flesh which I demanded of you is dearly bought. It is mine now, and I will have it. I will have it. कॉलेज के थिएटर ग्रुप का सेक्रेटरी था मयंक शर्मा। इस वक्त कहाँ है मयंक शर्मा श्रुति? क्या करता है वो? एनी आइडिया? पर ना मुझे तब कोई आइडिया था कि वो क्या करता था, और ना मैं नफरत करती रही उससे। क्या कर रही हो? दुख रहा है। मुझे यही अच्छा लगता है। करेगा? 2 बाल्टी में पूरा दिन निकालेगा क्या? अरे किसे घूर रहा है? घूर किसे रहा है? ये तेरी मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखें है ना, वो भी 4-4। तेरे पेंशन के पैसे में क्या नौकर रखूं? चल जल्दी काम कर, हाथ पाँव चला। देख क्या रहा है? चल हाथ पाँव चला। मयंक शर्मा का पता लगाने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस तुरंत उस तक पहुंच गई। मयंक शर्मा तुम ही हो? जी, आप? गाजियाबाद पुलिस। मिश्रा जी, आप उस तरफ सर्च कीजिए और एक अंदर जाओ, एक इधर सर्च करो। सर, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं हमारे घर में? मयंक, फूलदान और मोर का पुतला कहाँ छुपा रखा है तुमने? एक मिनट, ये सर्च वारंट क्यों इशू हुआ है? आप प्लीज बताएंगे हमें? सर,
ये देखिए सर। क्या ये? सर ये तो हमारे डॉगी टॉमी की चेन है। और इस वक्त कहाँ है आपका डॉगी टॉमी? अभी नहीं है, अभी 2 महीने पहले हमें उसे किसी और को दे देना पड़ा। और उसके गले की चेन रख ली? अजीब बात है ना। कोई कानून है क्या कि अगर कुत्ते को घर से हटा दिया जाए तो उसकी चेन भी घर में रखना अलाउड नहीं है? असली मुद्दे पे आएंगे सर आप। सर आप लोग हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? हुआ क्या है? श्रुति कश्यप, जब तुम्हारे कॉलेज में थी श्रुति वर्मा थी, आर.डी. भट्ट कॉलेज। कुछ याद आया? मयंक, कौन है ये श्रुति? श्रुति कहाँ से आ गई? इन दोनों में से श्रुति तो कोई भी नहीं लगी। श्रुति की हालत भी इन दोनों जैसी हो सकती थी, पर उसने सही वक्त पे दिमाग लगाया, चकमा दे दिया था। कॉन्डोम का इस्तेमाल किया तूने। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि चेन पे से भी तेरे अंश मिल सकते हैं? अगर एक भी अंश मिला ना तो उससे तेरा डीएनए निकाला जा सकता है। आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड सीरियल किलर हैं। हम कह नहीं रहे, हमें शक है। देखिए ये श्रुति जो भी है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो मेरे पति को फंसा रही है? मयंक दिल्ली के एक बड़े बीपीओ में असिस्टेंट मैनेजर हैं। हमारा एक बच्चा भी है। आप लोग किस बेसिस पर किसी भी औरत की किसी भी बात पर विश्वास कर रहे हैं? सर आप मेरे ऑफिस कॉल कीजिए 5 जून को पूरे दिन में अपने डेस्क पर। अब रही बात इस बुजुर्ग आदमी की, मैच तो कर रहा है मुझसे। मतलब जब मैं कॉलेज में प्लेस किया करता था ना तो ऐसे ही लगता था मैं। इसको दाढ़ी नहीं है, मैं दाढ़ी लगाता था और ऐसे बाल। आपको पता है सर, जब कभी ऐसे ओल्ड मैन के कैरेक्टर्स आते थे ना तो सबके दिमाग में सबसे पहले मेरा ही नाम आता था। देखिए सर, श्रुति मेरा अतीत है। मैं याद नहीं करता हूं उसे, कब का भुला चुका हूं उसे। 7 साल पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भटकता रहा और ये बात सबको पता थी, किसी से नहीं छिपी रही कि श्रुति ने मुझ पर एक स्टॉकर, एक विकृत इंसान का आरोप लगाया था। क्या क्या नहीं बोला था मेरे बारे में। बहुत भारी कीमत चुकाई थी सर मैंने। और यही कीमत वसूली तूने दूसरी औरतों से। लता पाल, विमला यादव, इनसे पहले और कितनी औरतें मारी तूने? सर एक बात बताऊं, क्राइम थ्रिलर, साइको थ्रिलर पर शोज, फिल्में देखना मैं बहुत पसंद करता हूं सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत देखता हूं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन क्राइम मेरे ही दरवाजे पर दस्तक देगा, और वो भी ऐसे स्ट्रेंज। श्रुति का पता कैसे लगाया तुमने? मैंने पता नहीं लगाया सर। जिस दिन मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया उसी वक्त मैंने श्रुति को अपने दिल और दिमाग से हटा दिया, अपनी यादों से भी। ये अजीब बात है, श्रुति ने अब तक नहीं मुझे निकाला अपने दिमाग से। फिर 7 साल बाद एक हादसा होता है, सीरियल किलिंग होती है शहर में, और श्रुति को तुरंत मेरा नाम याद आ जाता है। तुरंत तेरा नाम याद नहीं आया उसे? धीरे धीरे खुली हो। आप किसी को बहुत पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पाते, और फिर आपको एक स्टॉकर, एक साइको करार दे दिया जाता है। आप लोग किसी सीरियल किलर को ढूंढ रहे हो या फिर कबाड़ी वाले को? किस एंगल से लगता है आपको कि मैं इन दोनों में से हूं, कबाड़ी वाला या फिर सीरियल किलर? विधिनगर 12/340, वहाँ मिलेगा तेरा आदमी, तेरा सनकी किलर। और ये जो तस्वीरें तूने भेजी है ना, ये बंदा वैसा दिखता ही नहीं है, गलत बना हुआ है। क्या बोल रहा है बे? पुलिस को मिल चुका है वो बंदा जिसका स्केच बना है, समझा? गलत आदमी को पकड़े हो तुम। मैं जो बंदा बोल रहा हूँ ना, साहब लोगों को बोलो उसको उठवा ले। मुकेश नाम है उसका, मुकेश कामदार। चल। अरे क्या कर रही है? तेरी जागीर नहीं हूं मैं।
अरे तेरे को बोला ना आराम से। समझती क्या तू अपने आप को सीमा? समझती क्या तू? साले बुड्ढे, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? मैं तेरी बीबी सीमा नहीं हूँ। माफ कर दो, गलती हो। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ गए? कहाँ गए पैसे? बता, उड़ गए पैसे? हाँ? कहाँ उड़ाए? पैसे कहाँ उड़ाए? बता पैसे कहाँ है? नहीं ना बताएगा तो मैं खाना नहीं दूँ। मर भूखा मर साले कुत्ते। सर मैंने पूरी छानबीन कर ली है, मैं बता रहा हूँ आपको, यही आपका बंदा है, आप उठा लो। सर ये बंदा घर में कुछ और है, बाहर में कुछ और ही है, फन ठन के निकलता है रोज। सर ये बंदा बीवी के सामने ना भीगी बिल्ली बन के रखता है, इसकी बीवी ना चाबुक चला के रखती है इसको। और इसी बंदे को आप बाहर देखिए, दूसरे इलाकों में ना एकदम फुल कलरफुल बन के घूमता है ये। और ये बंदा रहता है रुद्र विहार के पास, जहाँ पर विमला यादव का मर्डर हुआ था। हाँ सर, विधिनगर 12/340 म्यूनसिपालिटी में ना सफाई कर्मचारी था ये, मुकेश कामदार। ऐसे कैसे उठा सकते हो आप? कारण तो बताना होगा ना। तू बताता है सबको कोठों पर औरतों के साथ क्या क्या करता है, हाथ पैर बांध के जोर जबरदस्ती करता है ना उनके साथ। साहब उनको जो चाहिए होता है देता भी तो हूँ। ये लता और विमला क्या किया इसके साथ? क्या कह रहे हो साहब? कौन है ये दोनों? कौन है ये श्रुति? मैंने पूछा ये श्रुति कौन है? पीछा किया करते थे तुम उसका? वो मुझसे बदला लेना चाहती है। पता है क्यों? मैं तो श्रुति का नाम भी पहली बार सुन रही हूँ, मुझे कैसे पता होगा क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिटका, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं उसके घर जाऊंगा, उस पर अटैक करूंगा, वो पहचानती है मुझे, फिर भी मैं ऐसा करूंगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम उसका पीछा करते थे। फिलहाल तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वहां पे पुलिस मुझे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रही है, तुम्हारे डाउट्स खत्म ही नहीं हो रहे। अरे पर तुम जा कहाँ रहे हो? हवा खाने। ये मयंक नहीं है प्रशांत, मैं श्योर हूँ ये मयंक नहीं है। एक और नाम सामने आया, मुकेश कामदार। ये कोई 50-55 की उम्र होगी। इंट्रोगेट करने वाले हैं हम उसको। क्या लीड है इस मुकेश पे? बीवी के सामने भीगी बिल्ली और सेक्स वर्कर के सामने बम्पर शो। इंटरेस्टिंग। इसकी प्रोफाइल तो तुम्हारे किलर से मैच करती है। वैसे मयंक भी हमारी रडार से बाहर नहीं है, नजर रखे हुए हैं इस पर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मयंक नहीं हो सकता? प्रशांत मुझे तो ये भी लगता है ये मुकेश भी नहीं है जिसे आप पकड़ के लाए। मैंने चैन से गला घोट के मारा। हाँ तूने। कहाँ मिलती है ऐसी चैन? हमें बताओ ना साहब, हमें चाहिए। कभी कभी मन करता है ना कि अपनी सीमा, मन करता है कि सीमा को मार दो। हाँ दिमाग खराब हो गया साहब मेरा, जीना हराम कर रखा उसने। दम घुटता है मेरा दम। तेरा घर में दम घुटता है, इसीलिए तूने इन दोनों औरतों का गला घोट दिया, मार डाला इन दोनों औरतों को। ये दोनों तो अच्छी खासी औरतें दिखती हैं साहब, जवान हैं, सुंदर हैं, स्वभाव की भी अच्छी ही होंगी। अगर इनका पति होगा ना तो ये उसको इज्जत देती होगी। भला इन औरतों को क्यों मारूंगा मैं? ये सीमा जैसी नहीं है साहब। हाँ मिथिला, कुछ मिला मुकेश के घर से? वहाँ सर्च जारी है सर, लेकिन एक नया मर्डर रिपोर्ट हुआ है। प्लीज अब विक्टिम का नाम काव्या सिंह है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। सेक्सुअल असॉल्ट लग रहा है। अटैक के समय मुकेश हमारी कस्टडी में था सर, और मयंक पर भी हमारी एक टीम 24 घंटे नजर बनाए हुए है। मुकेश या मयंक में से कोई नहीं है। गहलोत जी भी यही कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई भी वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। प्रशांत, श्रुति ने हमें एक क्लू दिया था कि वो बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग का गेटअप लेके वो टारगेट पे निकलता था। अधेड़ उम्र का ये गेटअप एक चाल, एक कवर है, उम्र में उससे कम होना चाहिए। तो श्रुति ने तो मयंक का नाम भी दिया था, पर अब लगभग तय है कि मयंक किलर नहीं है। प्रशांत से मैं वही कह रहा था कि हमारा सीरियल किलर एक बहुत बड़ा शिकारी है। वो घर से अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करता है और अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। तो उसके गले पर चैन का निशान होना चाहिए। आपका मतलब है कि
श्रुति का पति संदीप कश्यप? क्या श्रुति, अब मेरे लिए भी इतना टाइम रहती हो दरवाजा खोलने में? अब मुझसे भी डरोगी तुम? हद है तबरेज़, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती हूँ और आप इतनी सारी कड़ियाँ लगवा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? इतना भी क्या डर है आपको? है डर, तुम दोनों के लिए डर है मुमताज। फिक्र है तुम्हारी शाहीन की। वो मूसा कबाड़ी वाला, देखा ना उसे कैसे घूरता रहता है हमारे घर की तरफ, बार बार यहाँ से आता जाता रहता है। मुझे वो ठीक नहीं लगता है। अब ये कहना चाह रहे हो गहलोत जी कि श्रुति अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है? संदीप कश्यप ही हमारा वो एक्स है। प्रशांत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें संदीप कश्यप की प्रोफाइल बारीकी से करनी चाहिए। आमादा, एक मिनट। जगन, लगता है तुम लोगों ने सही निशाने पर तीर छोड़ा है। ये मयंक शर्मा ही तुम्हारा कातिल एक्स हो सकता है। ये मयंक शर्मा जहां रहता है वहां से 3 गली छोड़कर एक पराजक्ता द्विवेदी का घर है। 1 साल पहले 2018 में उसका मर्डर हुआ था। मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक्स की है। विक्टिम पराजक्ता द्विवेदी को चेन से गला घोटकर मारा गया था और घर में कहीं भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं मिले थे। पराजक्ता के घर से बस एक ही चीज चोरी हुई थी, एक डांसिंग डॉल। लाश के साथ संभोग भी किया गया था। सर, पराजक्ता का एक बॉयफ्रेंड था। हमने उसे उठाकर खूब तोड़ा, बुक भी किया, लेकिन उसके खिलाफ केस साबित नहीं हुआ तो हमें उसे छोड़ना पड़ा। बाद में जब आपके केस की फाइल आई और उसमें सस्पेक्ट मयंक शर्मा की डिटेल्स है तो रियलाइज हुआ कि आपका सस्पेक्ट मयंक शर्मा पराजक्ता के घर से 3 गली छोड़कर ही रहता है। ठीक है माधव, थैंक यू। कैसे हो सकता है ये? जब काव्या सिंह का मर्डर हुआ तो मयंक पर हमारे आदमियों की कड़ी नजर थी, वो अपने घर पे ही था। तो फिर काव्या सिंह का कत्ल किया किसने? वो भी हूबहू उसी तरीके से। ये कोई कॉपी कैट है या फिर कोई और ही है? Watchman! Watchman, help, please! पूरे 8.5 किलो है। मयंक शर्मा, संदीप कश्यप, मुकेश कामदार, मूसा खान। ये हमलावर एक्स कौन था? क्या ये अकेले ऑपरेट करने वाला सीरियल किलर था जिसे अपने शिकार के घर से कोई 8 पीस कलेक्ट करने की सनक थी? क्या इस हत्यारे एक्स की नकल करने वाला कोई हत्यारा वाई भी था जिसने काव्या सिंह का कत्ल किया था? वो काव्या सिंह जो इस श्रृंखला में आखिरी विक्टिम थी। और कितनी औरतें मारी गई थी और कितनी औरतें और मारी जाने वाली थी। ये केस शुरुआत से ही मुश्किल रहा था और आगे भी ये आसान होने का नाम नहीं ले रहा था। इस हत्यारे या हत्यारों की टोली तक पहुंचने के लिए पुलिस को असाधारण तरीके अपनाने पड़े, लेकिन जब मुजरिम सामने आया तो पुलिस भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। ये सीरियल किलर कैसे पकड़ा गया, हम वहां तक पहुंचेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।